नमस्कार दोस्तों, सबने मेरी राम राम। मेरा नाम है प्रदीप सर हरियाणवी। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे डेली इनिशिएटिव यूपीएससी समाचार। आज है 21 जून और आप सभी को इंटरनेशनल योगा डे की बहुत बहुत बधाई। आज पूर्णिमा की रात भी है। आप बाहर निकल के देखोगे तो चांद दिखेगा पूरा, इसको हम फुल मून बोलते हैं। चलो आज की न्यूज स्टार्ट करते हैं। आज जो क्या कहते हैं कि प्रीलिम्स के हिसाब से कर्नाटका ने गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कोलार गोल्ड फील्ड्स केजीएफ, जो एक वेब सीरीज भी आई थी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट दोबारा से चाहता है कि हम गोल्ड की माइनिंग करना स्टार्ट करें। यहां पर वन ऑफ द डीपेस्ट और वन ऑफ द लार्जेस्ट गोल्ड माइन थी इंडिया की ये, लेकिन अब तो ये बंद हो चुकी थी। ऑलमोस्ट 20 साल से बंद पड़ी है, दोबारा से इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखेंगे इसके लोकेशन कहाँ है, इसके बारे में कुछ ऐसे फैक्ट देखेंगे जो आपकी काम आएंगे। तो हमारे गोल्ड फील्ड जो है हमारे पास 3 है। तो वो 2 नाम आप पढ़ना। ये कोलार तो सब जानते हैं, इसके अलावा 2 और हैं। चलो, जीएस 2 में एक न्यूज आई है। जो भरत हरि मेहताब है, इनको प्रोटम स्पीकर लोकसभा का अपॉइंट किया गया है। 18th लोकसभा अभी चल रही है और प्रोटम स्पीकर बनाया गया है। न्यूज में भी है क्योंकि प्रोटम स्पीकर जनरली सीनियर मोस्ट को बनाया जाता है, और इस बार क्या है कि सीनियर मोस्ट को ना बना के किसी और को बनाया गया है। तो इसमें से अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं प्रीलिम्स में। मैंने आज क्वेश्चन भी डाले हैं, किस तरह के प्रीवियस ईयर में आए हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। यहाँ पर एक लिम्बलेस एम्फीबियन पाया गया है। एम्फीबियन क्या होते हैं? वो प्राणी जो जमीन और पानी दोनों में रह सकते हैं। तो इसका कोई लिम्ब नहीं है, बिना हाथ पैर का ये एम्फीबियन है। तो नेचर कितना अमेजिंग है और हर बार कुछ ना कुछ नया मिलता रहता है। तो इस तरह की जो बायोडाइवर्सिटी की नई नई जो खोज होती है वो अक्सर फिल्म्स में आती है। चलो, जीएस 2 का ही टॉपिक है सोशल जस्टिस। इसमें एल्डरली को लेके एक और आर्टिकल आया है, कल परसों भी हमने देखा था एल्डरली को लेके। तो इसमें अगेन एक सर्वे हुआ है, उसमें ये बताया गया है कि भाई जो एल्डरली है उनकी हालत भारत में ठीक नहीं है। जो सोशल स्ट्रक्चर, जो पेंशन, जो इंश्योरेंस, जो मेडिकल हेल्प उनको चाहिए वो उनके पास नहीं है। कल हमने देखा था कि इनकी मेंटल हेल्थ कितना बड़ा इशू है, लोनलीनेस फील करते हैं। और मोस्टली जो एल्डरली हैं करीबन गांव में रहते हैं 80%। और इंडिया की जो 10.5% पॉपुलेशन है वो एल्डरली में आती है, और 2050 के आसपास ये डबल हो जाएगी। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, लोकेशन नगर होल टाइगर रिजर्व, ये कर्नाटका का ही है। तो साउथ इंडिया के जितने भी टाइगर टाइगर रिजर्व्स हैं, नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, वो अक्सर हमें पेपर में पूछे जाते हैं, तो हम अच्छे से देखेंगे। आज का जो एडिटोरियल है वो यूएस और सऊदी के बीच में एक एग्रीमेंट होने वाला है। उस एग्रीमेंट को लेके पूरा एनालिसिस बताया गया है कि अगर ये एग्रीमेंट होता है साइन यूएस और सऊदी के बीच में, तो वेस्ट एशिया का जो डायनामिक्स है, जियोपॉलिटिकल जो सिनेरियो है वो बदल सकता है। बिकॉज सऊदी अरब और यूएस के बीच में पिछले 80 साल से रिलेशंस हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशन चल रहे हैं। कभी अप डाउन भी आए हैं, बिकॉज 1973 में ऑयल क्राइसिस भी हुआ था, या अभी एक इनके जो लीडर थे उनका असैसिनेशन भी कराया गया था। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में एक बात कही जाती है कि देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, देयर आर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, बट देयर आर परमानेंट इंटरेस्ट। तो यूएस के जहां भी इंटरेस्ट होते हैं, किसी भी कंट्री के इंटरेस्ट होते हैं, वहां पर रिलेशन वगैरह बनाई जाती है। तो इंडिया इसके इसके ऊपर क्या सोचता है, क्या स्टैंड लेता है, इंडिया को कैसे इसको देखता है, वो हम देखेंगे। बहुत अच्छा आर्टिकल है, आज पढ़ेंगे आराम से। और हमारे 6 मेजर डिवीजन है जो हमने कल देखे थे, आज हम पहला देखेंगे हिमालयन माउंटेन रेंज। यहाँ कौन कौन सी माउंटेन पीक हैं, कौन कौन से डिवीजन हैं, इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल था, इसमें सिंपल इतना ही न्यूज है कि कर्नाटक गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्लान था केजीएफ कोलार गोल्ड फील्ड्स को दोबारा से चलाने का। तो इसमें करीबन 13 टेलिंग डंप्स हैं, जो मतलब 1 टन डंप से करीबन 1 ग्राम गोल्ड निकलता है। तो बहुत ज्यादा प्रोसेस करना पड़ता है। करीबन 1000 करोड़ का इसको आई थिंक ठेका मिलने वाला है, तो ये दोबारा से चल रहा है। ओल्डेस्ट गोल्ड माइंस है, एक मूवी आई थी 2012, उसका जो स्टार्टिंग का सीन है वो कोलार गोल्ड फील्ड से स्टार्ट होता है कि उसके अंदर बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होती है धरती के अंदर। तो उससे वर्ल्ड मतलब पता लगता है कि हमारी अर्थ कितनी गर्म हो रही है। तो करीबन 120 साल पहले इसको बनाया गया था। और कोलार डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक का, 100 किलोमीटर है बेंगलोर से। थोड़ा एक रफली आइडिया रखना। भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड इसको ओन करती है। इन माइंस को डीपेस्ट रिचेस्ट माइन है, करीबन 3 किलोमीटर गहरी है। एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ दिया, 2001 में बंद हो गया था। और करीबन 1 ग्राम गोल्ड निकालने के लिए आपको 1 टन टेलिंग डंप को छानना पड़ता है। ठीक है, तो गोल्ड वगैरह को लेके आप देखोगे तो
अफ्रीका में काफी गोल्ड मिलता है, वहां पर आपको गोल्ड कोस्ट भी मिलेगा। अफ्रीका मैप देखना, वहां पर गोल्ड कोस्ट सर्च करना, आपको मिलेगा। ठीक है, गोल्ड को लेके बहुत ज्यादा पॉपुलर है वर्ल्ड में। चलो अब GS2 में देखेंगे तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने भर्तहरि मेहताब को प्रोटम स्पीकर बना दिया है। प्रोटम स्पीकर होता क्या है, जब तक नया स्पीकर नहीं चुन के आता, ये स्पीकर वहां पे रहेंगे और नया स्पीकर चुनने में हेल्प भी करेंगे। इनके पास सारी पावर होती है, स्पीकर के पास होती है। नॉर्मली प्रोटम स्पीकर कौन होता था, अपोजिशन पार्टी से होते थे, और ये सीनियर मोस्ट होता था। ये कन्वेंशन है, ऐसा कोई एक्ट नहीं बना रखा था, लेकिन इस बार सीनियर मोस्ट को नया बना के इनको बनाया है, तो अपोजिशन को थोड़ा सा इस पे गुस्सा आ रहा है। सबसे सीनियर मोस्ट कौन थे, कोडी कुनील सुरेश, लेकिन इनको ओवरलूड करके बना दिया गया। देखो इस तरह के जो आर्टिकल होते हैं प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। इस बार भी क्वेश्चंस आए हैं स्पीकर के ऊपर, इस बार भी क्वेश्चन आया है लोकसभा मेंबर, MP रेजिग्नेशन, अपॉइंटमेंट, रिमूवल, ये फेवरेट टॉपिक हैं यूपीएससी के और HPSC के भी। तो देखो जो जो फैक्ट हम आपको बता देता हूं प्री के हिसाब से। प्रोटम स्पीकर का अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ये कन्वेंशन है, ऐसा कोई लॉ नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, इनके रोल क्या होता है, एक तो जो नए MP आएंगे उनको ओथ दिलवाएंगे, और जो नया जो स्पीकर आएगा उसको चुनने में मदद करेंगे। ठीक है, जब तक नहीं आएगा तब तक ये रहेंगे, ये इनका ड्यूरेशन हो गया है। सीनियर मोस्ट बनता था, लेकिन रेगुलर अब बना दिया है। देखो 2024 में ही ऐसा क्वेश्चन आया। एक तो नारी शक्ति वंदना अधिनियम था, इसके बारे में 3 स्टेटमेंट दी गई कि इसके जो प्रोविजंस है 18th लोकसभा से लागू हो जाएंगे, 15 साल के लिए इंपैक्ट में रहेंगे, और शेड्यूल कास्ट की जो वुमेन है वो भी इसमें इंक्लूडेड होंगी। अब ये तो साफ साफ बात है कि 18th लोकसभा से लागू नहीं होने वाले हैं, पहले सेंसस होगा, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा और फिर ये लागू होगा। तो पहला स्टेटमेंट गलत था, पहला स्टेटमेंट हटाया, हटाते ही उत्तर आ रहा है। तो समटाइम जस्ट यूपीएससी वांट्स टू चेक दैट योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, आप कितना प्रेजेंट, मतलब कितने जो हाईलाइटेड फैक्ट्स हैं उससे आप कितने अवेयर हो। ये बहुत ही हाईलाइटेड फैक्ट था, ये बार बार आर्टिकल आए थे, तो उन्होंने सिर्फ एक पूछा आपसे। चलो 2024 का हो गया। 2024 में एक और क्वेश्चन आया लोकसभा स्पीकर को लेके। इसमें ये पूछा कि जब कोई रेजोल्यूशन चल रहा है लोकसभा स्पीकर को हटाने का, तब लोकसभा का स्पीकर क्या कर सकता है। उसके बारे में 3 स्टेटमेंट थी, ही शैल नॉट प्रिजाइड, he shall not have the right to speak, he shall not be entitled to vote on the resolution first instance। अब देखो he shall not have the right to speak, ये तो गलत है, उसको right to speak तो होगा ही। he shall not be entitled to vote, ये वोट करने का उसको इंस्टेंस होता है, ये फैक्ट है। लेकिन राज्यसभा में जब वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए चलता है तब उसको फर्स्ट वोटिंग इंस्टेंस में वोटिंग नहीं मिलती है, प्रेसाइड तो नहीं करेगा, सीधी सी बात है। तो 2 और 3 इसका उत्तर हो जाता था, ये डी इसका उत्तर था। तो इस तरह क्वेश्चन में आपको दिखाना चाहता था कि जो पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं न्यूज़पेपर में से ही कुछ ना कुछ निकल के आता है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। अब जो प्रीलिम्स रिगार्डिंग फैक्ट है, ये एक नया प्राणी है जो कि लिम्बलेस एम्फीबियन है, इसका नाम है स्ट्रिप्ड कैसिलियन, या इसका साइंटिफिक नाम देखो थोड़ा सा अजीब है, याद रख पाओ तो ठीक है, लाइफोसिस spp करके कुछ है। कई बार साइंटिफिक नेम पूछे जाते हैं, 2023 में 3 प्लांट थे उनके साइंटिफिक नेम पूछे गए थे, थोड़ा सा ध्यान में रखना। ये जरूर ध्यान रखना कि ये काजीरंगा नेशनल पार्क में मिला है। काजीरंगा कहां पे है, असम में है, बहुत फेमस है, मतलब वन ऑफ द लीडिंग टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क है। तो यहां पर फेमस क्या है, एक तो यहां पर 24 एम्फीबियन स्पीशीज मिली है, 74 रेप्टाइल स्पीशीज है, और ये अंडरग्राउंड रहते हैं मोस्टली। ये इसकी एक लोकेशन आपको पता रहना चाहिए, यहां से हमारी ब्रह्मपुत्रा रिवर बहती है, असम में है, और उसके बीच में ये है। ठीक है, ये आपको पता रहना चाहिए। अब इसके बारे में बेसिक फैक्ट हमने डाले हैं। देखो असम में है, लोकेशन पता रहना चाहिए। दूसरा, ब्रह्मपुत्रा रिवर और कार्बी मिकिर हिल्स उसके बीच में पड़ता है। ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, 4 ही बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट से 2 इंडिया में पड़ते हैं, इसमें से ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पार्ट बनता है। कौन सी रिवर इसके अंदर से गुजरती है, तो डिफ्लू रिवर है। रिवर हमें पता रहना चाहिए, रिवर अक्सर पूछी जाती है, कौन सी रिवर किससे गुजरती है, खासकर साउथ इंडिया में। नेशनल हाईवे 37 याद रहे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1974 में इसको नेशनल पार्क घोषित किया, 85 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया, और इसको एज ए इंपोर्टेंट बर्ड एरिया जो कि बर्ड लाइफ इंटरनेशनल घोषित करता है, उन्होंने किया। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से 2 क्वेश्चन अभी भी आए थे 2024 के प्रीलिम्स में, तो इसको ध्यान रखना। जो ग्रेट इंडियन वन हॉर्न राइनोसोरस है, एक सींग वाला जो राइनोसोरस गैंडा है, वर्ल्ड में जितने मिलते हैं उसके 2/3 यहां मिलते हैं, इसको टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है, और गैंगेटिक डॉल्फिन भी यहां मिलती है। और भी जितनी बड़े बड़े स्पीसीज हैं आप देखोगे,
वन हॉर्न राइनोसोरस है, एशियन एलिफेंट है, बंगाल टाइगर है, एशियाटिक वाटर बफेलो है, स्वैम्प डियर है, ये यहाँ मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना ही पड़ेगा। अब देखो एल्डरली को लेके ये आया कि एक सर्वे हुआ रिसेंट में, किसने कराया है भाई, ये हेल्प एज इंडिया कोई ऑर्गेनाइजेशन है, इसने एक सर्वे कराया, करीबन 5000 एल्डर्स को और 1300 केयर गिवर्स को, करीबन 10 स्टेट में इन्होंने सर्वे किया है, इनसे सवाल जवाब किए, इनसे पूछना चाहा कि भैया आप कैसे हो, आपको क्या प्रॉब्लम आती है, आप पैसे कहाँ से अर्न करते हो। इन्होंने ये पाया कि करीबन ये समझो कि सिर्फ 15% ऐसे एल्डरली लोग हैं जिनके पास इनकम का सोर्स है। बिकॉज एल्डरली होने के बाद उसके पास काम करने की ताकत रहती नहीं है, कोई एम्प्लॉयमेंट को देता नहीं है। और उसमें भी आप देखो कि 7% वुमेन है, 24% मेन है जो अर्न कर रहे हैं। ओवरऑल अगर देखें 100 में से तो सिर्फ वुमेन का कंडीशन तो बहुत ही लो है। तो ये एक जेंडर इक्वालिटी का भी इशू है, आपको पता रहना चाहिए। इसमें आप देखोगे तो हमें अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी जेरियाटिक फैसिलिटीज। ठीक है, तो जेरियाटिक वर्ड आपको पता रहना चाहिए, इसका मतलब होता है समथिंग विच इज रिलेटेड टू द ओल्ड पीपल। ऐसे वर्ड मैं आपको क्यों दे रहा हूं, बिकॉज कंप्रीहेंशन भी आएंगे प्रीलिम्स में, या आप इंग्लिश का लिखोगे तो उसमें ऐसे वोकैबुलरी आपके स्ट्रॉन्ग। अभी मैंने रिसेंट में ही चालू किया है कि आपको मैं 3 से 5 वर्ड डेली दूं वोकैबुलरी के। अगर आप चाहते हो कि मैं ये सीरीज कंटिन्यू रखूं ऐसे वोकैबुलरी वाली, तो आप कमेंट करना, तो मैं डेली 4-5 वर्ड आपको देता रहूंगा। ठीक है, और भी आर्टिकल में ऐसे वर्ड आएंगे। 43% डायबिटिक है और हाइपरटेंशन है 48 पीपल। मतलब ये समझो कि ओल्ड एज लोगों को डिजीज ज्यादा ही होती है, डायबिटीज है या उनको शुगर शुगर कहते हैं, मतलब डायबिटीज कोई, या ये समझो कि उनको इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है, या उनको भूलने की बीमारी है, या फिर ये समझो कि मतलब कोई भी बीमारी ले लो, दे आर मोर प्रोन टू द डिजीज। फिजिकल फाइनेंशियल चैलेंजेस तो है ही, हम अच्छे से आर्टिकल देख चुके थे इसके ऊपर। आगे देखते हैं नगर होल टाइगर रिजर्व। देखो ये एक मैप हमने डाला जरूर है, पूरे इंडिया में कितने टाइगर रिजर्व हैं, मोर देन 55 टाइगर रिजर्व हैं। सारे याद नहीं रखने हैं, जो जो न्यूज में चल रहे हो। अभी देखो कर्नाटका में एक नगर होल टाइगर रिजर्व है, कर्नाटका के दो ही फेमस है टाइगर रिजर्व, एक नगर होल है, एक बंदीपुर है। तो देखो यहां पर हुआ क्या, एक 38 साल का एलिफेंट था, इसका नाम था अश्वत्थामा। तो बिजली का करंट लगने से उसकी डेथ हो गई है, तो हाईकोर्ट ने खुद ही सो मोटो पीएल डाल के पूछा कि भाई ये क्यों हुआ है, इसकी इंक्वायरी होगी। तो ये आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, सो मोटो क्या होता है, जब कोई बॉडी अपने आप से खुद ही उसका संज्ञान लेके उस चीज को प्रोसेस कर दे, मतलब किसी ने कंप्लेन नहीं की, मगर खुद ही सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने सो मोटोस को कंसिडर कर लिया है। तो ये कहां पे लोकेटेड है नगर होल, ये वेस्टर्न घाट में लोकेटेड है। इसको 1955 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया, टाइगर रिजर्व घोषित किया 1990। किस साल में घोषित किया ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक रिलेटिवली आइडिया रहना चाहिए। हरियाणा के एग्जाम्स में एक बार पूछा गया था, सुल्तानपुर जो नेशनल पार्क है उसको किस साल में नेशनल पार्क घोषित किया गया था, इसलिए इस डेट को थोड़ा सा आसपास का अंदाजा रखना कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1955 से है। अगर आपको यहाँ पर 95 आ जाए तो थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए। ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, इसको इंपोर्टेंट बर्ड एरिया घोषित किया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट एलिफेंट में भी आता है। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट दो मतलब मेजर प्रोजेक्ट थे इंडिया के। रिसेंट में इन दोनों को 23 जून 2023 को मर्ज कर दिया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट को मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना ये न्यूज आप। चलो, अब इनका मेन काम क्या रहता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भाई कंजर्वेशन हो, इको टूरिज्म हो, कम्युनिटी एंगेजमेंट हो, जो स्पीसीज हैं, जो इकोसिस्टम है वो फ्रेजाइल ना हो, और जो टूरिज्म भी है वो इकोसिस्टम मतलब इतना रहे कि उसके ओरिजिनल हैबिटेट को डिस्ट्रक्शन ना करे। ठीक है, सस्टेनेबल टाइप का रहे। यहां पर आपको रिवर देखने को मिलेगी, काबिनी रिवर, लक्ष्मण तीर्था रिवर, मोयर रिवर। खासकर जो साउथ इंडिया की जो बायोडाइवर्सिटी है, वहां यूपीएससी छोटी मोटी रिवर्स को भी पूछता रहता है। तो ये कावेरी तो बहुत फेमस है, लेकिन लक्ष्मण तीर्थ और मोयर रिवर इतनी फेमस नहीं है। अगर हम वाइल्ड लाइफ को देखें तो टाइगर, लेपर्ड, एलिफेंट, गोर, बर्ड वगैरह सब मिलते ही हैं। देखो इंडिया जो वाइल्ड एशियन एलिफेंट है उसकी मैक्सिमम पॉपुलेशन हमारे पास ही है। इसका साइंटिफिक नेम याद रखना, एलिफस मैक्सिमस। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। जैसे हमारा टाइगर है तो उसका जो ये क्या बोलते हैं, हमारा जो नेशनल टाइगर नेशनल एनिमल है, तो उसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, आई थिंक टिग्रिस टिग्रिस करके कुछ ऐसा नाम है, कंफर्म कर देना इफ आई एम रॉन्ग। तो इस तरह से साइंटिफिक नेम जो होते हैं, जो हमारे फ्लैगशिप स्पीसीज होते हैं जो बहुत न्यूज में रहते हैं, उनके साइंटिफिक नेम अक्सर आपको पूछे जा सकते हैं। ग्लोबल पॉपुलेशन का 60% इंडिया में ही है। अब देखो एलिफेंट की पॉपुलेशन देखें तो कर्नाटका में हाईएस्ट है, उसके बाद असम में, फिर केरला में।
आल्दो केरला का जो स्टेट एनिमल है वो एलिफेंट ही है, लेकिन फिर भी एलिफेंट की मैक्सिमम पॉपुलेशन कर्नाटका में है। इसका आईयूसीएन स्टेटस एंडेंजर्ड है और माइग्रेटरी स्पीसीज का कंजर्वेशन अपेंडिक्स 1 में है, और जो एक्ट है 1972 का अपेंडिक्स 1 में आती है। 2020 में क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में, इसमें ये पूछा गया था, 4 स्टेटमेंट थी, आप इसको पढ़ के देखो और फिर कैसे सोल्व कर पाओगे। इस वीडियो को पॉज करना और ये क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करना। इससे वो क्या चाहता है आपसे, देखो एलिफेंट के बारे में 4 स्टेटमेंट दी। द लीडर ऑफ एनी फेलन ग्रुप इज ए फीमेल। The maximum gestation period can be 22 months. An elephant can normally go on calving till the age of 40 years only. Among the states in India, the highest population in the Kerala. देखो जब भी ऐसा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जब आता है तो उसमें एक स्टेटमेंट यूपीएससी इजी डालेगा। इसमें क्या डाला कि हाईएस्ट पॉपुलेशन केरला में, नहीं हम पढ़ चुके हैं कि कर्नाटका में है, तो 4 स्टेटमेंट काट दो, डी कट गया, बी कट गया, अब बच के ए और सी, या तो एक और दो सही है या तीसरा सही है। ठीक है, तो इसमें से डाइस ही हो जाता है, फिर 50-50 में रिस्क आता है। इसका उत्तर वैसे तो 1 और 2 है। तो लीडर ऑफ एलिफेंट ग्रुप एक फीमेल ही होती है और मैक्सिमम जेस्टेशन पीरियड 22 मंथ्स होता है। तो ये पीवाईक्यू, ये दो जो फैक्ट हैं ये अपने नोट्स में डाल लो, और फ्यूचर में इन्हीं दो फैक्ट से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा फ्यूचर में जो आपको हेल्प करेगा सोल्व करने में। चलो आज का हमारा एडिटोरियल देखते हैं। यूएस और सऊदी अरब के बीच में एक एग्रीमेंट होने जा रहा है, स्ट्रेटेजिक अलायंस एग्रीमेंट, एसएए। देखो कभी भी यूएस किसी के साथ भी बेवजह कोई डील साइन नहीं करता है, उसका बहुत हिडन इंटरेस्ट होता है। यूएस का कोई भी नहीं करता है इस दुनिया में। तो ये चाहते क्या है कि जो हमारी इकोनॉमिक और डिफेंस टाइज है इनको फॉर्मलाइज कर लें। सऊदी अरब की रीजनल एम्बिशंस हैं और यूएस की डिप्लोमेटिक गोल्स हैं। यूएस नहीं चाहता कि चाइना किसी के साथ भी आगे बढ़े। तो चाइना ने रिसेंट में विजिट किया था रियाद में, तो यूएस चाहता है कि जिस जिस देश में चाइना जा रहा है, दोस्ती बढ़ाना चाह रहा है, मैं उनको अपना दोस्त बना लूं। ठीक है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, सिंपल लॉजिक होता है। तो चाइना हर जगह चेक बुक डिप्लोमेसी फेंक रहा है, पैसे फेंक रहा है और अपना दोस्त बना रहा है। तो यूएस के पास ही बहुत पैसा है, वो डबल पैसा फेंकना चाह रहा है, क्योंकि यूएस नहीं चाहता कि चाइना ग्रोथ हो और वो यूएस की हेजेमनी को चैलेंज करे, बिकॉज यूएस एक सुपर पावर है और चाइना भी एक सुपर पावर बन चुका है। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से समझेंगे। देखो यहां पर हम क्या देखेंगे, यूनाइटेड स्टेट इन दोनों के बीच में होने जा रहा है, करीबन 80 साल से इनके बीच में रिलेशनशिप चल रही है, लेकिन बीच में 2 बार थोड़ा गड़बड़ भी हुआ। एक तो ऑयल एम्बार्गो 1973 में हुआ जब ऑयल क्राइसिस हुआ था, और एक जमाल काशोगी का असैसिनेशन हुआ था 2018 में, तब थोड़ा सा इनके बीच में रिलेशनशिप गड़बड़ा गई थी। यहां पर वर्ड है एम्बार्गो। एम्बार्गो का मतलब क्या होता है, जब कोई देश ऑफिशियल बैन लगा देता है किसी ट्रेड पे या किसी कमोडिटी पे, तो उसको एम्बार्गो बोलते हैं, याद रखना। देखो 1945 में एक मीटिंग होती है, यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और इधर से सऊदी अरब से कौन था, अब्दुल अजीज। 2022 में फर्स्ट बम्प बिटवीन द फीस्ट बम्प होता है यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन में और इनका सलमान जो है, प्रिंस सलमान है। फिस्ट बम क्या होता है, जब दोनों ऐसे हाथ मतलब ऐसा शेयर करते हैं, तो ये दिखाता है कि आप दोनों में कितना आ, कितना मतलब यू कैन से कि कितना योर टेन टू फ्रेंडशिप को दिखाता है, आप कितना क्लोज हो। अभी रिसेंट में G7 की मीटिंग हुई इटली में, तो वहां पे कितने सारे देश गए। तो जो मेलोडी है, मेलोनी इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है, वो सबसे कैसे मिल रही थी, किसी से सिर्फ मतलब उन्होंने हैंडशेक किया, किसी से वो गले भी मिली, किसी से उन्होंने चीक टू चीक भी शेयर किया। हमारे प्राइम मिनिस्टर गए तो उन्होंने हमारे ने सीधा हाथ कर दिया, वो हाथ ऐसे उन्होंने किए भी थे बट वो उन्होंने नहीं मिलाया। तो वो बहुत ऑब्जर्व करने वाली चीज थी कि कैसे बॉडी लैंग्वेज से आप पता लगा सकते हो कि दो देशों के बीच में कैसे संबंध है। जब यूके के प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि, तो वो जब कितना वार्मली मिले, उन्होंने हग भी किया, चीक टू चीक भी मीट किया, तो कैसे दो देशों के बीच में संबंध है वो उनकी मुलाकात से पता लगा सकते हैं। तो देखो ये जो फीस्ट बम्प हुआ इससे पता लगा दोनों के बीच में अच्छा संबंध जा रहे हैं। तो देखो ये जो स्ट्रेटेजिक अलायंस एग्रीमेंट है, ये चाहता क्या है कि मैं क्रक्स में बता देता हूं कि यूएस और सऊदी अरब दोनों मिलके एक पैक्ट साइन करना चाहते हैं, इकोनॉमिकली भी और डिफेंस में भी। फिलहाल क्या है, जैसे सऊदी अरब के पास इतना डिफेंस इक्विपमेंट नहीं है जितना यूएस के पास है। वो चाहता है कि जैसे जापान है, जापान के साथ यूएस ने एग्रीमेंट कर रखा है कि भाई जापान की खुद की मिलिट्री नहीं है, यूएस मिलिट्री जापान को गार्ड करती है, या यूएस पैसा लगा, वो पैसे दे देते हैं यूएस को और यूएस उसको गार्ड करता है। तो सऊदी अरब भी कहीं पे यही चाहता है कि यूएस मेरी डिफेंस की
की जिम्मेवारी ले कि भाई अगर किसी ने सऊदी अरब पर अटैक किया तो वो यूएस पर अटैक माना जाएगा। फिलहाल ऐसा एग्रीमेंट फिलीपींस के साथ भी है, करना चाह रहा है कि फिलीपींस पे कोई अटैक करेगा तो वो यूएस पे अटैक माना जाएगा। छोटी कंट्री है, वो बड़ी कंट्री है मिलके, द पावर ऑफ एसोसिएशन, तो ऐसा ही ये चाहते हैं। तो अब इससे यूएस को क्या फायदा होगा? यूएस चाहता है कि भाई चाइना को काउंटर करे। सऊदी अरब को क्या फायदा होगा? सऊदी अरब अपने रीजनल लेवल पे अपनी ग्रोथ चाहता है, रीजनल एस्पिरेशंस चाहता है कि मैं भी उभर के आऊं। मैं अब अगर मेरा डिफेंस अच्छा हो गया तो मैं अपनी इकोनॉमी पे फोकस कर पाऊंगा, बिकॉज सऊदी की जो इकोनॉमी है वो ऑयल से चलती है और ऑयल खत्म होता जा रहा है। तो इनको अगले 20 साल में एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, इनकी इकोनॉमी डेवलप हो। अगर कल को ऑयल खत्म भी हो जाए तो वल्लाह हबीबी क्या करेगा? उनके पास कुछ फैक्ट्रीज, उनका इकोनॉमी, उनका डिफेंस मजबूत होना चाहिए। और उनके पड़ोस में ईरान कंट्री है, ईरान और सऊदी अरब की बनती नहीं है, वो बिकॉज सिया सुन्नी का जो कॉन्फ्लिक्ट चलता है। तो इस तरह से ये चल रहा है। अब देखो इसमें दिक्कत क्या आ रही है कि एक तो यूएस चलो इनको इनको पैसा देगा, इनको डिफेंस देगा, इनको ना वो फाइटर जो जेट्स हैं जैसे F-35 है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, ये सब दे सकता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि यूएस इजराइल को भी सपोर्ट कर रहा है, गाजा और पैलेस्टाइन वॉर चल रहा है वहां पे। सऊदी अरब, वो यूएस चाहता है कि सऊदी अरब एक्सेप्ट कर ले इजराइल को, इजराइल को एज ए स्टेट मतलब रिकॉग्नाइज कर ले। बहुत से देशों ने इजराइल को एज ए स्टेट नहीं माना अभी तक। उसको मानते ही पूरा जियोपॉलिटिकल सिस्टम चेंज हो जाएगा, बिकॉज जो इस्लामिक वर्ल्ड है उसमें ज्यादा ज्यादा लोग पैलेस्टाइन की तरफ हैं, बिकॉज पैलेस्टाइन में मुस्लिम लोग ज्यादा हैं। तो इस तरह से अगर सऊदी पैलेस्टाइन की जगह मतलब टू नेशन स्टेट को एक्सेप्ट कर लेता है तो पूरा जियोपॉलिटिकल सिस्टम चेंज हो सकता है। तो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है। देखो अब इसमें सऊदी क्या चाहता है कि भाई एक तो सीएस फायर लगा दो गाजा में, वहां बहुत सारे मुस्लिम लोग मर रहे हैं। पैलेस्टाइन का टू स्टेट सॉल्यूशन हो, दो स्टेट हो जाए, ठीक है, दो अलग अलग स्टेट हो, पीसफुल रहो। और यूनाइटेड स्टेट्स चाहता है कि आप इसराइल को रिकॉग्नाइज कर लो एज ए स्टेट और एक फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश कर दो, ताकि बीजिंग और मॉस्को के साथ उसका रिलेशन इतना बढ़िया न रहे। ठीक है, आप देख रहे हो कैसे एक दूसरे को लेके वो मतलब गेम खेलने पड़ते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। अगर इकोनॉमिक देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स की जो डिपेंडेंसी है सऊदी पे ऑयल के लिए बहुत कम हो चुकी है, बिकॉज उन्होंने खुद की भी अपनी जो गैस वगैरह हैं या नए सोर्सेज हैं वो डाइवर्सिफाई कर चुके हैं। अब वो चाहते हैं कि बैलेंस सा बना रहे वर्ल्ड में। सऊदी अरब का एक विजन है 2030 का। सऊदी अरब का विजन क्या कहता है? ये चाहते हैं कि तीन चीज चाहते हैं ये, एक तो वाइब्रेंट सोसाइटी हो, थ्राइविंग इकोनॉमी हो और एम्बिशियस नेशन हो। मैंने आपको पहले ही बताया 2030 मतलब 6 साल पहले, 20 साल पहले ही ये सोच के चल रहे हैं कि जब ऑयल खत्म होगा तो हमारे पास कुछ तो होना चाहिए। तो इसराइल को अगर रिकॉग्नाइज कर लेता है सऊदी अरब तो पूरा जो जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप है वेस्ट एशिया बदल सकता है, और जो इस्लामिक वर्ल्ड है उसका भी व्यू बदल जाएगा। ठीक है, अब देखो जो पूरे वर्ल्ड में हम देखें तो 55 इस्लामिक कंट्रीज का कोऑपरेशन है। वहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी को बुलाना इस बात को संकेत देता है कि अब जियोपॉलिटिकली इकोनॉमी कितना हैम्पर करता है। एक कोट होता है, व्हेन देयर इज फाइट बिटवीन इकोनॉमी एंड रिलीजन, इकोनॉमी ऑलवेज विन। जहां पैसा मिलता है वहां पर इंसान अपनी जात पात रिलीजन सब कुछ भूल जाता है। पैसा इस लेवल पे इंपॉर्टेंस दिया जाता है कैपिटलिज्म में, तो यहाँ पैसा उनको मिल रहा है तो वो अपने रिलीजन से भी दूर हटेंगे। थोड़ा बहुत इन दोनों में ट्रस्ट डेफिसिट है यूएस में और सऊदी में, वो हमें दूर करना होगा। और यूएस चाहता है कि भाई हमारे बीच में जो ट्रस्ट इश्यूज है वो सोल्व हो जाए, गाजा कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व हो जाए। अब देखो इसमें यूएस का इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा। एक टर्म यहां पर आई है पैक्स अमेरिकाना। पैक्स अमेरिकाना क्या होता है? जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ, मतलब कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो उसके बाद यूएस के द्वारा बहुत सारे देशों में शांति स्थापित करी गई, उसको पैक्स अमेरिकाना बोलते हैं। ए स्टेट ऑफ रिलेटिव इंटरनेशनल पीस रिगार्डेड एज द ओवरसीन बाय द यूएस। तो इस तरह के मैं वर्ड ऐसे चार पांच जो डालता रहूंगा जो कभी भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इंडिया का स्टेक क्या है? इंडिया का स्टेक सिंपल है, इंडिया इसको क्लोजली इसको देखना चाहिए। ठीक है, SSAA जो पैक्ट है, इंडिया शुड क्लोजली वॉच इट। और इंडिया का जो एक्ट वेस्ट पॉलिसी है उसको इंप्लीमेंट करे, और इंडिया के लिए फायदा ही है, बिकॉज इंडिया इज अ गुड फ्रेंड ऑफ यूएसए। और हमने जो प्रोजेक्ट बना रखा है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, हमें उसके थ्रू जाने का मौका मिल जाएगा। अगर हमारे पड़ोसी देश अच्छे होंगे तो हम अपना बिजनेस बढ़ा पाएंगे। यू कैन नॉट स्टे इन पीस अंटिल योर नेबर्स आर इन पीस। आपके पड़ोस में आग लग रखी हो तो आप आराम से नहीं सो सकते। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान हमेशा ट्रबल में रहता है, हमें भी ट्रबल में डालता है। तो इंडिया शुड कंटिन्यू इट्स एक्ट वेस्ट पॉलिसी इंडिपेंडेंटली एंश्योरिंग रेडीनेस फॉर द एनी डेवलपमेंट इन द साउथ इजराइल रिलेशनशिप। तो इंडिया भी इसको सपोर्ट कर रहा है, करने दो भाई, जो कर रहा है वो अपना मर्जी से करेंगे, इंडिपेंडेंट है तो हम उससे इन्फ्लुएंस नहीं होंगे।
चलो आज कंटिन्यू करते हैं। 6 ऐसे हमारे मेजर डिविजन्स हैं, कल हमने ओवरव्यू देखा था, आज हम इसको वन बाय वन देखते हैं। देखो ये है हिमालयन रीजन। हिमालयन बने कैसे थे? जब पूरा वर्ल्ड हम स्टार्टिंग से देखें तो पूरा लैंड मास एक साथ था, पेंजिया जिसको बोलते थे, पूरा पानी एक साथ था जिसको पैंथालासा बोलते थे। पेंजिया दो हिस्सों में टूटा, ऊपर वाले को लोरेशिया बोलते थे, नीचे वाले को गोंडवाना बोलते थे। गोंडवाना इंडिया गोंडवाना का पार्ट था, धीरे धीरे वो ऊपर मूव करना स्टार्ट किया और इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट ने जो यूरेशियन प्लेट थी वो टकराई, टकराते ही दोनों ही दो प्लेट आ रही हैं तो दोनों ही कॉन्टिनेंटल प्लेट थी, तो ऐसे फोल्ड माउंटेन्स उठ गए, हिमालयस का निर्माण हुआ। ठीक है, तो यहां पर ये पूरा माउंटेन रेंज है, वर्ल्ड की जो टॉप पीक्स है वो यहीं पे है। तो एक तो ये हमारे लिए ग्रैंड बैरियर है, उधर से जो नॉर्थ साइड से जो ठंडी हवा आती है पोल से, उससे हम बचे हुए हैं, और जो फॉरेन इन्वेजन हो सकते थे उससे भी हम बचे हुए थे। तिब्बतन प्लेटू है, नीचे साउथ साउथ साइड वैल्यूबल प्लेन्स हैं। एक कल्चर डिवाइड भी काम करता है, हाईएस्ट पीक जो माउंट एवरेस्ट है वो उधर है। बहुत सारी ऐसी टूरिस्ट अट्रैक्शन है, मसूरी, कश्मीरी वैली, कुमाऊं हिल्स, गढ़वाल, कोई भी माउंटेन रेंज मान लो, हिमालयाज के कारण बहुत कल्चरल ब्यूटी हमने बनी हुई है। मैंने आपको बना दिया कैसे बना था, पेंजिया, पेंथालासा, लोरेशिया, गोंडवाना। तो ये हमारी देखो ये इंडिया था, इंडिया ऊपर जाता गया जाता गया जाता गया, इससे टकराया और यहां पर माउंटेन रेंज बन गई बहुत सीरीज में। ठीक है, तो ये हमारे हिमालय है, तिब्बतन प्लेटो इसी वजह से उठा हुआ है। ये यूरेशियन प्लेट है, हमारी इंडियन प्लेट है, इंडियन प्लेट नीचे जा रही है यूरेशियन प्लेट के, इस वजह से हिमालय का निर्माण हुआ है। 11th की एनसीईआरटी है, उसमें अच्छे से ये टॉपिक्स दे रखे हैं, जब हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। ठीक है, चलो, तो यहां पर अंडमान निकोबार सी जो है, वो भी अंडमान निकोबार की जो माउंटेन रेंजेस हैं वो इसी का एक्सटेंशन है, और एक अराकन योमा भी है म्यांमार में, वो भी इसी का एक्सटेंशन है। अगर इसको हम लेटीट्यूड के हिसाब से देखें तो ट्रांस हिमालयाज, हिमालयन माउंटेन और ईस्टर्न हिल्स हमारी बनती है, लेकिन ये एनसीईआरटी का पार्ट है। चलो आज के हम लास्ट के 5 क्वेश्चन हम देखते थे, आज मैंने एक स्पेशल क्वेश्चन रखा है, तो इन सबका आप आंसर करना। हु अपॉइंट्स द प्रोटम स्पीकर ऑफ लोकसभा? पहला क्वेश्चन है, प्रोटम स्पीकर को कौन अपॉइंट करता है? मैंने ऊपर आंसर दिया था। नेम द रिवर फ्लो थ्रू द काजीरंगा नेशनल पार्क, इसका आंसर मैं ऊपर दे चुका हूं, काजीरंगा नेशनल पार्क से कौन सी रिवर गुजरती है। तीसरा है कि पर्शियन गल्फ को कौन कौन सी कंट्री टच करती हैं, ये आपको सर्च करके बताना है, पर्शियन गल्फ के अराउंड कौन सी कंट्री है। उसका ट्रिक्स मैंने आपको बताया था, क्यूबॉक्स 2, तो वो याद होनी चाहिए। नगर होल और बंदीपुर टाइगर टाइगर रिजर्व ये कौन से स्टेट में है, मैं ऊपर बता चुका हूं। वर्ल्ड की जो टोलेस्ट पीक है जो कि माउंट एवरेस्ट है, उसकी एग्जैक्ट हाइट आपको बतानी है। और आज का स्पेशल क्वेश्चन है, इन विच ईयर फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे वाज सेलिब्रेटेड? आज इंटरनेशनल योगा डे है, तो पहला कब बनाया गया था वो आपको बताना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी रही होगी। आप कमेंट करके बताना कि हम वोकैबुलरी सीरीज कंटिन्यू करें, और इन सब के आंसर आप कमेंट में बताना। आई विल गिव यू हार्ट। थैंक यू।